गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फिजिक्स का मीनिंग क्लियर किया था, राइट स्टूडेंट। फिजिक्स का मतलब अब क्या होगा? फिजिक्स इज नथिंग बट द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। ओके, दैट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। अब फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और हमें पता है कि साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फेनोमेनन्स। अब इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ओके, डिफरेंट फेनोमेनन्स हम स्टडी करते हैं, या फिर न्यू थ्योरीज, न्यू लॉज हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओके। तो इसके लिए हमें अगर किसी फेनोमेनन को अंडरस्टैंड करना है तो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी समझना होगा, और उसके एक्यूरेट मेजरमेंट करने के बाद हम न्यू थ्योरीज या उसको समझ सकते हैं, उस लॉ को या थ्योरी को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इस टॉपिक में डिफरेंट आर्टिकल्स हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आज के लेक्चर में हम नीड फॉर मेजरमेंट, ओके, फिजिकल क्वांटिटी, उसके यूनिट्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। देन मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं। देन डायमेंशंस, एक नया आर्टिकल हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, ओके। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, ओके स्टूडेंट्स। डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब डायमेंशन के यूजेस हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज में कर सकते हैं, तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद एरर्स इन फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद नीड फॉर मेजरमेंट, ओके। अब फर्स्ट नीड क्या है यहाँ पर? एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट्स फॉर्म बेस ऑफ द फिजिक्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी साइंस या जैसे फिजिक्स में पूरा जो बेस होता है वो एक्सपेरिमेंट और उसके कंक्लूजन पर डिपेंड करता है। वो बेस तैयार करता है फिजिक्स का या कोई भी साइंस का, मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट्स, उससे निकलने वाले कंक्लूजन्स, ओके, उससे न्यू थ्योरीज, लॉज डेवलप हो रहते हैं। देन टू स्टडी phenomena, we know that in physics or in science there are many natural phenomena, okay, we study such different phenomena और उससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज और उसके एक्यूरेट मेजरमेंट हमें पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, तो उसमें आपने एक पॉइंट डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन फेनोमेना से रिलेटेड कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं? नंबर 1 देखिए कि इंपॉर्टेंट लॉ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या था? दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, राइट स्टूडेंट। और थर्ड क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, ओके। तो इसमें हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सेम होता है। ये अगर हमें स्टडी करनी है फेनोमेना, तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम एक्यूरेटली मेजर करेंगे पहले, और अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो दैट मींस दैट इज द स्टडी ऑफ फेनोमेनन, दैट मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। थर्ड, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस लॉज इन फिजिक्स। देखिए फिजिक्स साइंस हो, इसमें एक्सपेरिमेंट्स और उससे कंक्लूजन्स और उसकी पढ़ाई होती है। देखिए आपने भी 9th 10th स्टैंडर्ड में कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब पहले मुझे बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, ओके, ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 1.5, राइट स्टूडेंट। और इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आपने किया था, याद आ रहा है आपको एक्सपेरिमेंट? देखिए एक प्लेन व्हाइट पेपर, ओके, जिसके ऊपर आपने ग्लास स्लैब रखा था, ओके, तो रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया था, ओके, और ग्लास स्लैब के एक तरफ 2 हमने पिन फिक्स की थी, और फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ग्लास स्लैब वी हैव टू ऑब्जर्व and fix third and fourth pin
such that all pins should be in the same line. Okay, अब बाद में क्या करते हैं हम जो पिन 1 2 3 4 उसको मार्क करते थे, राइट। अब ये सब निकालने के बाद डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि when a ray of light passes from air to glass medium तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, and this is known as refraction of light। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो पॉइंट हमें डिस्कस करना था, दैट इज स्नेल्स लॉ। ये वेरीफाई करना है कि ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही रहता है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ये हमें वेरीफाई करनी थी। ओके, तो यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक्यूरेटली मेजर किया था, और कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, सिंबल n इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। और यहाँ पर हमें अगर n की वैल्यू एक्यूरेट निकालनी है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक्यूरेटली मेजर करना था, और वो हमने एक्यूरेट मेजर भी किया था। ओके, तो फिर अगर वैल्यूज हम फार्मूले में रखते हैं तो वहां पर आंसर क्या आता है 1.5। ओके, अगर मेजरमेंट में गलती हो जाती है तो वहां पर हमें आंसर एक्यूरेटली नहीं मिलता है। इसलिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर करना है किसी फेनोमेनन या लॉज या थ्योरीज का, तो उससे रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका मेजरमेंट एक्यूरेटली होना चाहिए, ये जरूरी है। स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ वन, फिजिक्स इज क्वांटिटेटिव साइंस। क्वांटिटेटिव साइंस मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं। आप भी 11th और 12th में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप करने वाले हो फिजिक्स से रिलेटेड। ओके, जैसे ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी, टू मेजर रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है रिलेटेड टू हीट एनर्जी, दैट इज थर्मल एनर्जी। ओके, देन मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ओके, तो हर एक टॉपिक में आपको एक्सपेरिमेंट होगा। तो फिर इससे निकलने वाले जो कंक्लूजन्स है उससे हम किसी फिजिकल लॉज थ्योरीज को वेरीफाई करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फिजिक्स पूरा क्वांटिटेटिव साइंस है। तो यहाँ पर एट एवरी स्टेज हमें जो फिजिकल क्वांटिटी आती है, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, उसको एक्यूरेटली मेजर करना होता है, अदरवाइज वी डू नॉट गेट एक्यूरेट वैल्यूज इन एनी एक्सपेरिमेंट, है ना। देन इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज, लॉज, फॉर्मूलाज, जैसे देखिए साइंटिस्ट भी अगर किसी स्टेटमेंट बनाना है, लॉज बनाना है, थ्योरीज बनाना है, तो उनको पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा थॉमस एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की, बराबर है? नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, यस, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की थी। और फिर इलेक्ट्रिक बल्ब किसने डिस्कवर किया था? थॉमस एडिसन ने, राइट स्टूडेंट। तो देखिए थॉमस एडिसन ने जो इलेक्ट्रिक बल्ब डिवाइस जो डिस्कवर किया था, उससे पहले ऐसा कहते हैं कि 10,000 टाइम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी। कितना? 10,000 टाइम्स। मतलब साइंटिस्ट परफॉर्म्स मेनी एक्सपेरिमेंट्स टू एस्टैब्लिश फिजिकल लॉ थ्योरीज। ओके, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना होता है, मेनी टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, और उससे रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो भी एक्यूरेटली मेजर करने होते हैं। ओके, मेनी टाइम्स डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है। ओके, फिर मतलब लिमिटेशंस आ जाते हैं, ड्रॉबैक्स रहते हैं। फिर कोई और साइंटिस्ट उसमें रिसर्च करके उन डिस्क्रिपेंसीज, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन को दूर करके नया थ्योरी, नए सिद्धांत या फिर न्यू लॉज एस्टेब्लिश करता है। तो ये प्रोसेस चलते रहती है। तो इसमें हर वक्त एट एवरी स्टेज वी नीड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जिसमें हमें पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट मतलब फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर कितना मेजरमेंट जरूरी है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ अब फिजिक्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? द क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट इन फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता है। ओके,
जैसे मास, लेंथ, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, है ना, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट the quantities which are used in physics for the measurement. Okay, physical quantity is always expressed in numerical value and proper unit. जैसे देखिए यहाँ पर physical quantity is always expressed in NU. What is N? That is numerical value and U मतलब unit, proper unit. For example देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, जिसका सिंबल होता है स्मॉल जी, वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके, अब 9.8 दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 9.8 into 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए मीटर पर सेकंड दैट रिप्रेजेंट्स यूनिट और 9.8 दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मास ऑफ दिस पेन इज फॉर एग्जांपल 200 ग्राम, तो ग्राम यूनिट ऑफ मास, ओके, और 200 रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ द मास। मतलब पेन का मास 1 ग्राम कंपेयर टू 1 ग्राम 200 टाइम्स ज्यादा है, ये इसका मीनिंग होता है। जैसे यहां पर देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 9.8 टाइम्स ज्यादा है, ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ NU, ओके, मतलब मैग्नीट्यूड और उसके बाद यूनिट आता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इसका रिलेशन क्या होगा फिर N inversely proportional to U, yes, है ना, N inversely proportional to U. Now, जैसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपने इससे पहले डिस्कस किए, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, राइट, उसके बाद फोर्स, एक्सेलरेशन, शॉर्टली ऐसे लिखेंगे, देन वेलोसिटी, राइट स्टूडेंट, देन मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पावर, है ना, पावर, ये कुछ मैकेनिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज आपने स्टडी की। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक करंट, है ना, रेजिस्टेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्टली PD, राइट स्टूडेंट, देन टेम्परेचर, शॉर्टली TEMP, ओके, टेम्परेचर। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मैंने बोर्ड पर लिखे, ओके, और इसके यूनिट्स आपको पता होंगे। जैसे देखिए लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, ब्रैकेट में लिखता हूं, ठीक है, मास मेजर्ड इन किलोग्राम, राइट, टाइम मेजर्ड इन सेकंड, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, सिंबल कैपिटल N, है ना, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मोमेंटम, अब मोमेंटम मतलब क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब किलोग्राम, ये मास का यूनिट हो गया, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी जूल, है ना, कैपिटल J सिंबल, काइनेटिक एनर्जी भी जूल, मतलब किसी एनर्जी का कौन सा भी टाइप हो उसका यूनिट सेम रहता है जूल। पावर, पावर का यूनिट क्या होता है वैट, कैपिटल W, जेम्स वैट, है ना। नो, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, राइट, कैपिटल A सिंबल। रेजिस्टेंस ओहम,
ये सिंबल आपने देखा होगा, राइट? जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, ओके। टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन या डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट, these are different units of the temperature. No, work का यूनिट क्या होता है? जूल, है ना? वर्क, एनर्जी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, सो यूनिट भी सेम होंगे। नो, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। मतलब किलोग्राम इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर मास। जैसे मीटर इज द यूनिट टू मेजर लेंथ, डिस्टेंस, ओके, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। मतलब किलोग्राम से हम लेंथ नहीं मेजर कर सकते या फिर मीटर से हम टाइम मेजर नहीं कर सकते, ओके। टाइम मेजर करने के लिए सेकंड, ये यूनिट है फिक्स। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रेफरेंस यहाँ पर फिक्स किए टू मेजर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो दैट स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। तो ये यूनिट की डेफिनेशन होती है। So what is the definition of unit? The reference standard used for measurement of physical quantity is called unit। तो ये यूनिट की डेफिनेशन है। मतलब देखिए कि अगर हमें फोर्स मेजर करना है तो न्यूटन उसके लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज होता है, ओके। अगर एनर्जी मेजर करनी है तो उसके लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है? दैट इज जूल। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसको मेजर करने के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड फिक्स होता है एंड दैट इज नोन एज यूनिट, okay. Now we will discuss characteristics of good unit, okay. हम यहाँ पर अब characteristics of good unit मतलब रेफरेंस स्टैंडर्ड जो यूज होता है टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ओके। जैसे नंबर 1, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, unit should be well defined। unit should be well defined। अब well defined का मतलब क्या होता है? well explained, ओके। जिसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए, well defined होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मास का यूनिट क्या है? यहाँ पर किलोग्राम। जनरली हम किलोग्राम में मास एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। नो, अब 1 किलोग्राम मतलब एक्चुअल में कितना होगा? ओके, इतना या इतना, मतलब ऐसा हमें फिक्स वहां पर मेजरमेंट जरूरी है। तो 1 किलोग्राम मतलब कितना होना चाहिए, ओके। तो उसकी कुछ साइंटिफिक डेफिनेशन दी है। जैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, हर एक यूनिट का साइंटिफिक डेफिनेशन और उसका मीनिंग क्लियर करने वाले। राइट नाउ एक एग्जांपल, 1 किलोग्राम मतलब कितना, ओके। तो 1 किलोग्राम मतलब इसकी डेफिनेशन देखिए, द मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इन 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन। मतलब वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम। देखिए वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 डेसीमीटर क्यूब, ओके। मतलब लेंथ 1 डेसीमीटर, ब्रेड्थ 1 डेसीमीटर एंड हाइट भी 1 डेसीमीटर। अब इसमें वाटर फिलअप करना है हमें पूरी तरह से, ओके। और इस वाटर का टेम्परेचर कितना बताया है? 4 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम होती है, वॉल्यूम कम से कम होता है, ओके। तो ये आपने एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में देखा होगा, या फिर अगर नहीं आपको पता है तो ये उस
टॉपिक के दौरान क्लियर हो जाएगा आपको। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वाटर अगर हम 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में फिल करते हैं तो उसका जो मास होता है दैट इज 1 किलोग्राम। ओके, तो ये साइंटिफिक मीनिंग क्लियर है, राइट। देन सेकंड, unit should be universally accepted. Unit should be universally accepted. मतलब जैसे कि यहाँ पर जितने भी यूनिट्स मैंने लिखे all are universally accepted. Okay. Number 3, it should be easily available. It should be easily available. Okay. And number 4, it should be easily reproducible. Okay. अब इसका मीनिंग क्या होता है देखिए। इजीली अवेलेबल मतलब कहीं पर भी हमें मिल सकता है, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है। देखिए जो वेट्स एंड मेजर्स होते हैं ग्रोसरी शॉप या फिर किसी भी दुकान में देखिए आपने वेट्स और मेजर्स देखे होंगे, है ना। 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम एक्सेट्रा, डिफरेंट मेजर्स होते हैं। तो वो कहाँ पर मिलते हैं, कुछ पता है आपको? डीमार्ट, रोजन मॉल में मिलते हैं क्या? नहीं। तो कहाँ पर मिलते हैं ये फिर? देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है वेट्स एंड मेजर का, गवर्नमेंट ऑफिस होता है, वहां पर हमें मिलता है जहां से बैलेंस मिलता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जहां पर मिलते हैं, शॉप एक्ट लाइसेंस जहां पर हमें मिलता है वहां पर ये चीजें हमें मिलती है। तो वहां पर इजीली अवेलेबल होते हैं ये मेजर्स सब। नाउ यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। अब इजीली रिप्रोड्यूसिबल मतलब साइंटिफिकली इसको रिप्रोड्यूस करते हैं अंडर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ओके, फैक्ट्री में या कहीं पर मेजर्स या फिर जैसे थर्मामीटर होता है, मेजरिंग टेप होता है या स्केल होती है, तो ये साइंटिफिकली अंडर साइंटिफिकल ऑब्जर्वेशन ये प्रिपेयर्ड होता है। ओके, तो ऐसे इजीली रिप्रोड्यूस होना चाहिए। इजीली रिप्रोड्यूस का मतलब ऐसा नहीं कि सपोज जैसे आपने देखा होगा कई बार सब्जी मंडी में क्या करते हैं, जिनके पास अगर मेजर्स नहीं है, ओके, तो बाजू वाला का मेजर वो ले लेता है और कुछ स्टोन्स कलेक्ट कर देता है और उसका एक बंडल बना देता है। ओके, अगर दोनों का वेट 250 मेजर और इसका भी वेट मतलब बंडल्स ऑफ स्टोन्स 250 ग्राम अगर होता है, तो फिर आगे क्या करता है वो, सब्जी अगर मेजर करनी है तो बंडल ऑफ स्टोन्स वहां पर रख देता है एक तरफ। तो ऐसे 250 ग्राम का मेजर इजीली रिप्रोड्यूस हो सकता है, ऐसा इसका मीनिंग आपको नहीं लेना है, ठीक है। नंबर 5, यूनिट शुड बी इनवेरिएबल। ओके, देखिए इसका मीनिंग वेरिएबल मतलब चेंजेबल, इनवेरिएबल फिक्स। ओके, तो यूनिट फिक्स होने चाहिए, मतलब इट शुड नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लेस। ओके, तो अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर जगह बदल जाती है तो यूनिट का मैग्नीट्यूड, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 1 किलोग्राम शुगर मतलब 1000 ग्राम। ओके, अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहां पर 1 किलोग्राम का मतलब 800 ग्राम शुगर नहीं होता है, राइट। तो ऐसे वेरिएबल नहीं होना चाहिए। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, ये फिक्स है। तो इट शुड बी इनवेरिएबल, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लेस। देन नंबर 6, यूनिट शुड बी comparable in different system of units of same physical quantity। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, अगर एक
फिजिकल क्वांटिटी हम कंसीडर करते हैं मास। ओके, तो एमकेएस सिस्टम में उसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और सीजीएस दूसरा एक यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, सीजीएस में ग्राम। तो किलोग्राम और ग्राम उसमें कन्वर्जन होना चाहिए, ऐसा यूनिट होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, सीजीएस यूनिट क्या है फोर्स का? डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो न्यूटन का डाइन में या फिर डाइन का न्यूटन में हम कंपैरिजन या फिर कन्वर्जन कर सकते हैं, ऐसा यूनिट होना चाहिए। ओके, जैसे जूल और जैसे पोटेंशियल एनर्जी का एमकेएस यूनिट क्या है? जूल। और सीजीएस यूनिट अर्ग। तो 1 जूल और 1 अर्ग के बीच क्या कंपैरिजन है या क्या रिलेशन है? कन्वर्जन फैक्टर कितना होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ओके, तो इसका मीनिंग ये होता है कि यूनिट of a physical quantity should be convertible, okay, should be comparable with different system of units. Okay students, unit should not change with physical condition. अब फिजिकल कंडीशन मतलब प्रेशर चेंज होना, ओके, टेम्परेचर चेंज होना या फिर फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज होना। तो अगर ऐसे फिजिकल कंडीशन चेंज होते तो उसमें फिजिकल क्वांटिटी फिक्स होती है, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, यूनिट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने नीड फॉर मेजरमेंट, देन फिजिकल क्वांटिटीज, then reference standard used for measurement of physical quantity, that is called unit, और characteristics of good unit क्या होते हैं ये डिस्कस किया हमने। राइट स्टूडेंट्स।